चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में हर कोई जुटा है। ऐसे में बात करें जेडीयू के साथ सत्ता पर काबिज बीजेपी की, तो हाल ही में वर्चुअल रैली कर चुनावी बिगुल बजा चुकी है और इसी के चलते बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पत्र को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी लोगों से सीधे जुड़ने के लिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे पत्र को बांटने का काम कर रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि इस बार भी बीजेपी मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ेगी। सवाल और भी उठते हैं और सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बार भी चल पाएगा मोदी का जादू। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। बिहार में चुनावी शंखनाद हो गया है। बीजेपी ने शाह की वर्चुअल रैली से चुनावी तैयारियों का आगाज किया। राज्य में इस रैली को अच्छा रिस्पांस मिला तो बीजेपी अति उत्साहित हो गई। ऐसे में चुनाव की तैयारियों में एक और कदम बढ़ाते हुए बीजेपी पीएम मोदी का सहारा ले रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी के लिखे पत्र को लेकर घर घर जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी केंद्र सरकार के किए गए कामों के बारे में जनता को जानकारी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसका 2 वर्ष पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जा रही है और इसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार की जनता को उन्होंने संबोधित किया। अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस वर्चुअल रैली के संबोधन को देखा है। ये हम अपने संगठन का, चूंकि लोकतंत्र में कोई भी जब सरकार काम करती है तो उस पार्टी का ये अधिकार बनता है कि हमने क्या काम किया, उसका जनता को हिसाब देने का अधिकार है और मैं उसी अधिकार के तहत जनता के बीच अपने 1 साल के कार्यों का हिसाब दे रहा था। और मोदी जी का जिक्र उस पार्टी में इसी तरह का जिक्र है। मैं तो कल देखा, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, चाहे जिस वर्ग में भी, मैं काफी वर्गों में घूमा और एक आदमी, मैं बुजुर्गों से भी पूछा तो कहे कि मैं तो मोदी जी का फैन हूँ। बीजेपी ने चुनावी आगाज किया तो भला विपक्ष कैसे चुप रह सकता है। लिहाजा आरजेडी ने इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार विधानसभा में इस बार कोई मोदी फैक्टर काम नहीं करने वाला और इस तरह के अभियान से आरजेडी की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस बार बिहार में स्थिति बदली हुई है और जब से कोरोना का संक्रमण पूरे वर्ल्ड में आया है, देश में हमारा काफी है और बिहार में जिस तरह से गरीबों के साथ व्यवहार किया गया है एनडीए सरकार के द्वारा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, गरीब गुरबा जो छात्र हैं, गरीब गुरबा प्लस छात्र और जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, ये सब इस सरकार से नाराजगी है और वो निश्चित रूप से महागठबंधन के तरफ मुखातिब हो रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का पत्र बटे, क्योंकि वो उनका पत्र हमेशा जुमला निकला है, इस बार जुमला को खाल उतार देगी जनता और नरेंद्र मोदी को ही पता चल जाएगा कि जुमला में कितना दम है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कोई नई बात नहीं, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि कई मायनों में खास बिहार विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। वही बात अगर बीजेपी की करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बिहार में एनडीए ने राजद महागठबंधन को 1 सीट पर समेट कर रख दिया था, तो ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी इस बार भी उसी तैयारी में है कि आने वाले चुनाव में बिहार की राजनीति में मोदी नाम के भरोसे अपनी सियासी बैतरनी पार लगा सके। पटना से इंडिया वॉइस के लिए एसके राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो बीजेपी का घर घर जाने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और ऐसे में आरजेडी की बात आपने सुनी, साफ तौर पर पत्र को भी जुमला करार दे दिया। ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं, जिस तरीके से वर्चुअल रैली की गई और उसके बाद अब घर घर जाकर जो प्रचार का तरीका है उसे अपनाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि कोरोना काल में बीजेपी को सिर्फ चुनाव की चिंता है, साथ ही पहले कोरोना से लड़ना है या फिर विरोधियों से, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्या चुनाव में इस बार चल पाएगा नरेंद्र मोदी का जादू?
आपको बता दें कि तमाम सवाल जरूर उठ रहे हैं जिस तरीके से जो राजनीतिक हलचल, जो चुनावी हलचल है वो देखने को मिल रही है बिहार के अंदर। वहीं क्या चुनाव में इस बार भी मोदी का जादू चल पाएगा, ये भी एक सवाल है। वहीं क्या बिहार चुनाव में बीजेपी सप्तऋषि के भरोसे है? क्या बिहार में एक बार फिर बीजेपी पीएम मोदी के भरोसे ही चुनावी मैदान में होगी? ये तमाम सवाल जो हैं उठ रहे हैं, इन्हीं पर चर्चा करेंगे और इन्हीं पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। और चलिए मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, राजेंद्र कुणाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आरजेडी के नेता हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। राजेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और एक हमारे साथ अर्चना राय मौजूद हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी, चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अर्चना जी, क्या कोरोना काल में सिर्फ बीजेपी को चुनाव की चिंता है, किसी और बात की कोई चिंता नहीं सता रही जिस तरीके से महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये चुनाव का जो समय है आप तो जान ही रहे हैं कि ये पूर्व निर्धारित है और कई कारणें ऐसी होती है जो चुनाव को हम टाल नहीं सकते, कि उचित भी है। और जहाँ तक कोरोना का सवाल जी, तो मैं कहना चाहूंगी कि अब जो स्थिति है हमारे देश में जी, तो हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और कोरोना से बचकर जीना सीखना पड़ेगा। एहतियात बरतनी पड़ेगी, मास्क का यूज करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी वगैरह वगैरह जितने भी हमारे एहतियात हैं। लेकिन अभी समय बहुत है अर्चना जी, समय अभी है आपके पास, थोड़ा समय और रुक सकते थे आप लोग। लेकिन ऐसे समय में आप लोग घर घर जा रहे हैं, जब आप खुद दूसरों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर के अंदर रहिए, काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, ऐसे में सवाल खुद में खुद बीजेपी के ऊपर खड़े होते हैं। देखिए, हम घर घर तो लॉकडाउन जब से लॉकडाउन 1 रहा, हम कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता एक भी दिन घर पे नहीं बैठे। तो हम तो लॉकडाउन के दिन से लोगों के बीच जा रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं, उनकी दिक्कतों को सुन रहे हैं, क्या परेशानियां उनको, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाना हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, जिनको भोजन की व्यवस्था करनी है वो हम करते आ रहे हैं। तो हमने लॉकडाउन में जनता के बीच जाना कभी नहीं छोड़ा है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ऐसा नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते हुए कुछ किया है। चलिए ठीक है, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, इसी का जवाब हम राजेंद्र कुणाल जी से ले लेते हैं, आरजेडी के नेता हैं। राजेंद्र जी, अभी कुछ देर पहले हमने ये भी सुना कि आप लगातार यही कह रहे हैं कि वर्चुअल रैली को आपने बिल्कुल उसका विरोध भी किया, थाली पीट कर, और उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि जो घर घर पत्र पहुंचाने का काम है वो जुमला भर है। कैसे, अब इसका कैसे विरोध करेंगे जो घर घर जाकर पत्र पहुंचाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये, इसके अंदर में अब नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। भाजपा को सिर्फ सत्ता से मतलब है, जनता से अब आज तक कहीं भी किसी भी राज्य में आप चले जाइए जी। जब कोरोना महामारी, अभी बोलने दीजिए मैडम बोलने दीजिए, आप इतने देर से बोल रही थी, मैं कुछ नहीं बोला। अगर आप चाहती हैं कि डिबेट हो, अगर आप चाहती हैं कि जनता सुने तो आप मुझे बोलने दीजिए। विपक्ष को बोलने का अधिकार है। आप सत्ता में बैठी हैं और सत्ता में बैठ करके आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती हैं, तो ये विपक्ष को नहीं रोक रही है, आप लोकतंत्र की आवाज को रोकने का काम आप कर रही है। आपने जो कहा मैंने सुना, जनता ने देश का सुना, और आप जब विपक्ष बोलना चाह रहा है तो आप बीच में टपक गई कि नहीं बोलने देंगे। आप सुन तो लीजिए, बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त, भाजपा में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। आप, नैतिकता तो बिल्कुल नहीं है। जब ये ह्यूमन चेन के द्वारा कोरोना महामारी देश में फैलना शुरू हुआ जी, पहला केस 30 जनवरी को केरला में आया, इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात में ट्रंप को बुला के लाखों लोगों के साथ सभा करते हैं, और जब देश का एक बड़ा लीडर, युवा नेता राहुल गांधी जी ने कहा 12 मार्च को
कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संवेदनशील होने की जरूरत है, तब भी आपकी सरकार ने नोटिस नहीं ली और तो और मजाक बनाने का काम किया आपने। और आपको जो काम करना था, सुन लीजिए, बोलने दीजिए, और जो लॉकडाउन आपने किया बिना प्रायोजित किया, बिना विपक्ष को देश चलाना है। जब आप संकट में आप लोग हो जाती हैं तब आप पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सारे लोग के साथ आप बैठक करते हैं जब जनता क्वेश्चन करने लगती है तो। और जब मुझे आप जब आप फंस जाती हैं तो, और जब आप फंस के निकल जाती हैं आप लोग, तब आप लोग कहते हैं कि ये अपना पीठ थपाना शुरू कर देते हैं। ये क्या, ये नैतिकता है? सोमेंद्र जी ठीक है, सुनिए, देश की जनता विपक्ष में बैठने वाले विधायक को और सत्ता में बैठने वाले विधायक दोनों को देश और राज्य को चलाने के लिए भेजती है, और दोनों की जिम्मेदारी है। आपदा में, युद्ध के समय में, इन सभी समय में विपक्ष को विश्वास में लेकर काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग एक तो बोलना देना नहीं चाहती है। ये भाजपा की सबसे बड़ी पॉलिसी है और ये डिप्लोमेसी है कि आप लोग विपक्ष को चाहती है कि आवाज को दबाएं, लेकिन जनता बोल रही है। जनता के लिए क्या किया? एक भी चीज दिलाइए ना। समरेंद्र कुणाल की आवाज रोकने का मतलब है कि आप विपक्ष की आवाज रोक रहे हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जब बिहार विधानसभा में जब मास्क बांटना शुरू किया तो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते थे कि मास्क लगाकर आने की जरूरत नहीं है। अपने मंत्री को, अपने विधायकों को, अपने सहकर्मचारियों को, अपने सचिवालय में काम करने वाले लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। यही कहा जाता है, यही आप लोग क्या संवेदनशीलता है? चलिए ठीक है सोमेंद्र जी सवाल आप उठा रहे हैं तो सवाल मेरे पास भी उठाने के लिए अर्चना जी 1 मिनट। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। ऋषि जी, सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर उठता है कि एक तरफ सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक आप घर से बाहर ना निकले। ऐसे में घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे गए पत्रों को बांटना, प्रचार करना, ये कहां तक सही है? और कोरोना काल में जब महामारी चरम पर है, क्या लगता है बिहार में कोरोना वायरस पर किस तरह की राजनीति चल रही है? निश्चित ही जिस प्रकार से हमारे जो सियासतदान है बिहार के, कोरोना संक्रमण को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में जो सक्रिय होते दिख रहे हैं वो सही नहीं है जी। आप सभी लोगों को मालूम है कि पर डे 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं हमारे देश में। और इस महासंकट के समय में हमारे सियासतदान विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सियासतदानों को किसी चीज की तैयारी में लगना चाहिए था तो वह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। 2 महीने लॉकडाउन, पूरा देश 2 महीने लॉकडाउन रहा। मुझे विकास की, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से डेवलप करेंगे ताकि आने वाले समय में कोरोना जैसे महासंकट से लड़ा जाए। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि हमारे हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ 8 ऋषि जी जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस जो है वो लगातार फैल रहा है, लेकिन जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका ये कहने का मतलब है कि जो बीजेपी वर्चुअल रैली के बाद अब घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जो लिखा हुआ पत्र है उसे बांटने की जो कोशिश है वो कर रही है। और साफ तौर पर बीजेपी का ये भी कहना है कि हम अभी से नहीं बल्कि हमेशा से ही, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब भी हम लोगों के घर तक जा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, उनसे उनकी समस्या का समाधान कर रहे थे, उनकी समस्याओं को जान रहे थे। तो इस समय में ऐसा करना कितना सही है? आप जानती हैं कि सियासतदान जो है सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन उनके राजनीति में न नीयत होती है न नीति होती है। यदि नीयत और नीति होती तो ये बड़ी आपदा में जो भी पोलिटिकल पार्टी क्या विधानसभा की तैयारी करते हुए दिखती। हमारी नीयत भी साफ है, हमारे पास नीति भी है भाई साहब, हमारी नीयत भी साफ है, हमारे पास नीति भी है। हमारी नीति जितनी अच्छी है,
भारत के किसी भी पार्टी की नीति ऐसी नहीं है। भारत के स्वाभिमान के लिए हम लड़ते हैं, भारत के सम्मान के लिए हम लड़ते हैं, भारत के विकास के लिए हमारी पार्टी काम करती है। भारत हमारे पार्टी की नीति के बारे में तो आप नहीं करें। हमारे महोदय मैं बोल लूं जी सोमेंद्र जी 1 मिनट चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बता दें कि पीएमसीएच जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ छोटे बच्चे की डायलिसिस का सुव्यवस्था है? कोरोना बिल्कुल व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं, मैं पर डे जनता के बीच रह रही हूँ, बच्चों के, बूढ़ों के, बुजुर्ग के इलाज के लिए काम कर रही हूँ बिहार में। आज भी मैं IGMS से आई हूँ, वहाँ के पेशेंट के लिए जाती हूँ, वहाँ के लिए कार्य करती हूँ। आप क्या बात करते हैं? क्यों दुष्प्रचार कर रहे हैं? क्यों दुष्प्रचार कर रहे हैं इस प्रकार का? ब्लड इंफेक्शन हो गया, इस प्रकार का दुष्प्रचार बिल्कुल सही नहीं है भाई साहब। कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए ठीक है, प्रदेश में किस तरह के हालात है ये हर कोई जानता है। सोमेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट अर्चना जी बताइए। सोमेंद्र जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं पत्रकार हूँ, मेरे घर की बच्ची को इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, पीएमसीएच किसी हॉस्पिटल में जो की व्यवस्था नहीं थी। आप लोग मजाक बनाए हुए हैं। मिश्रा जी ने क्या करते हैं? क्या बात करते हैं कि ब्लड की व्यवस्था नहीं हुई? 1000 में अगर एक आपका काम नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1000 लाखों में अगर एक काम नहीं हुआ तो यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है ऋषि जी, चलिए अस्पतालों में ठीक है ऋषि जी, इसका कितना ब्लड चाहिए? ऋषिकेश जी कितना ब्लड चाहिए? उनकी तो है नहीं, आज के आज बताइए। बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लड नहीं होगा तो कहिए। ब्लड डायलिसिस की बात कर रहा हूँ, कितना खून चाहिए? चलिए ऋषि जी रुक जाइए, आपकी बात का जवाब भी ले लेंगे हम अर्चना जी से। मैं सोमेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी, आप कुछ कहना विचारे, पहले अपनी बात को पूरा कीजिए फिर मैं सवाल पूछती हूँ। देखिए अभी आदरणीय पत्रकार ऋषि जी ने जो कहा, इस बात को उन्होंने निष्पक्षता के साथ, पत्रकार क्या है, संवाददाता क्या है, वो निष्पक्षता से जनता की आवाज को रखते हैं। अब ये लोग जो है ना, ये लोग तिलमिला जाते हैं। अब उन्होंने जो सच बात कहा, जब सत्य को एक्सेप्ट नहीं करें, इनको कड़वा लग रहा है, इनके अंदर में दर्द है। अब ये करेंगे तो क्या? अगर इन घर में भी जाएंगे तो ये कहेंगे कि ऋषि जी जो कह रहे थे वो सही है, समरेंद्र जी जो कह रहे थे वो सही है। इनके अंदर हमने कह तो दिया एक शब्दों में कि इनके पास जो है अब संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है, और आपने क्या किया? इनके अंदर में नैतिकता है जनता के लिए। और ये जो बोल रही है कि सोमेंद्र जी एक चीज मैं यहाँ जानना चाहूँ, सोमेंद्र जी एक चीज मैं यहाँ जानना चाहती हूँ आपसे। घर वोट के लिए जाता है लोग। मैं जिस जिला से आता हूँ, मैं कटिहार जिला से आता हूँ, और यहाँ जनता के लिए लॉकडाउन के दौरान सोमेंद्र जी आप पहले मेरी बात को सुनिए और आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जब वर्चुअल रैली हो रही थी, सोमेंद्र जी पहले आप मेरी बात को सुनिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। जब वर्चुअल रैली हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, सोमेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको या सिर्फ आपको अपनी बात कहनी है? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए मेरी बात का। मेरा सवाल सीधा ये है कि जब वर्चुअल रैली हो रही थी तो आप लोगों ने विरोध किया थाली बजाकर, ताली बजाकर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से अपील की कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, घंटी बजाइए, जो आपको मिलता है वो बजाइए, और वही चीज आप भी करें। ये विरोध का क्या तरीका था? ये विरोध का क्या तरीका? मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, विरोध का ये क्या तरीका था? विरोध का ये तरीका क्यों अपनाया गया? आवाज से मेरे इनको विरोध करना है, बस मुद्दा कोई भी हो इनको विरोध करना है। भाजपा के लोगों ने थाली जब बजाया, भाजपा के नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाया, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो थालियां बजी वो डर और भय के माहौल था, और ये क्रिएट किया गया भय को। किसने कहा? जनता को कोई भय से नहीं करवा सकता, वो भी थाली बजाना भय से कोई नहीं कर सकता। सुनिए, भय से कोई थाली नहीं बजाता। आप क्यों नहीं थाली बजा रहे हैं? वो अपने मन से थाली बजाते हैं, उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने। आपने भी डर के चलते थाली ताली बजाई क्या? आप ये बताइए। आपको भी हार का डर था, इसलिए आपने थाली बजाई। 56 इंच का आपको भी हार का डर अभी से सता रहा है, इसलिए आपने थाली बजाई।
56 इंच सीना अभी कह देने से होता है आपको हार क्या? का डर 56 इंच सता का रहा है। सीना में कलेजा होना चाहिए। अभी कलेजा से तो आप सुनिए हार राजगवार के डर से ग्रसित हो सुनिए चुके हैं। तेजस्वी जी क्या इसलिए कर थाली रहे पीट हैं, रहे हैं। आप सुनिए क्या हमने कहना थाली है, सुन पीटी लीजिए। सकारात्मक सुनिए, सकारात्मक थाली कैसे ऊर्जा को बजाया? सोमेंद्र जी, बढ़ाने के लिए सोमेंद्र जी, अगर आपने नहीं थाली बजाया पीटी था, सकारात्मक लेकिन ऊर्जा आज को हमने बढ़ाने थाली के लिए। बजाया। आज हमने थाली आपने इसलिए बजाया नकारात्मक क्योंकि ऊर्जा को भूख बढ़ाने के लिए प्यास थाली पीटी। जब इंसान को हमने लगता है थाली पीटी तो वैसी सकारात्मक स्थिति में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लोग भारत थाली के अंदर। बजाते हैं। ये अंतर है आपकी नीति लोग में और भय से, हमारी नीति में। घर में बच्चा भी भूखा रहता है ना, माँ से आप खाना नीति मांगता कर सकते हैं। है और खाना नहीं मिलता है तो वो ये चम्मच नीति लेकर है थाली हमारे बजाने अंदर। लगता है, खाना आप दो, खाना दो, नकारात्मकता को खाना दो। फैलाते हैं, तो हम पूरा प्यार सकारात्मकता को भूख वहीं से फैलाते हैं। तबाह है, दाने दाने को मोहताज है। इसलिए थाली, अगर ये नेता तेजस्वी यादव जी ने जितना कहा हमारी कि थाली सरकार बजाना ने, पड़ेगा, बिहार भूखे के सरकार ने, भूख मोदी मिटाना सरकार पड़ेगा, ने सरकार इस कोरोना गरीबों की काल गरीबी में दूर करना कार्य होगा, किया। बेरोजगार पूरा को रोजगार विश्व देना मानता होगा, है, पूरा किसानों को विश्व फसल हमें खरीदना विश्व गुरु होगा, भारत को विश्व गुरु मानता है। छात्रों को पढ़ाई विश्व शुरू गुरु करना मानने के होगा लिए और आज हम हम आर्थिक लोगों को कगार में आर्थिक हैं रूप से कि मजबूत पूरा करना विश्व होगा। हमें अब विश्व ये गुरु सवाल मानेगा। था। सोमेंद्र जी, सोमेंद्र जी, चलिए चलिए ठीक है। सोमेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। आप अगर आप लगातार बात करते हैं कि बिहार की जनता को ठग रही है सरकार, सोमेंद्र जी सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। लगातार आरजेडी आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार है बिहार के अंदर, वो जनता को ठगने का काम कर रही है, जनता के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है और पत्र को आप जुमलेबाजी करार देते हैं। ऋषि जी एक मिनट, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। सोमेंद्र जी, आप क्यों नहीं ये कोई नया विजन लेकर आते हैं जिस पर सरकार काम कर सके, जिस पर सोच सके? आप अपने सही विजन को आगे रखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान से ले लीजिए सबक। चिराग पासवान ने भी रखा, चिराग पासवान ने भी मेरा विजन है, विजन रखा उन्होंने। आप लोग क्यों नहीं सही विजन लेकर आते सामने, अगर विकास की बात करते हैं तो? आप विजन बताइए। हमने, मेरा विजन है, बताइए। इनका विजन टेलीविजन है, हमारा विजन गांव में गरीबों के पास हमने विजन दिखा दिया कल कि बूथ पर जाकर 140 करोड़ रुपया नाजायज खर्च करके वोट नहीं मांगेंगे। हम भी पैसा खर्च किए हैं, आपस में चंदा चिट्ठा करके हम लोगों ने बूथों पर जा करके हर गरीब सोमेंद्र जी, सबको पता है, सब अच्छे से जानते हैं कि कितना बिहार का विकास हुआ है और कितना खुद का विकास हुआ है, ये हर कोई जानता है। सोमेंद्र जी, हर कोई जानता है इस बात को। स्किल इंडिया, ये सब सपना दिखाते हैं लोग। आप सोमेंद्र जी, हर कोई जानता है कि बिहार का विकास कहाँ हुआ है, बिहार का विकास हुआ है या खुद का विकास हुआ है? ऐसे ही नहीं लग रहा कि तीसरे बेटे का नाम सामने आ जाता है। सच्चाई है ये, सपना नहीं दिखाते। चलिए ठीक है, ऋषि जी एक चीज में आप, ऋषि जी एक आखिरी सवाल, चलिए ठीक है। सोमेंद्र जी, अर्चना जी शांत हो जाइए एक मिनट। चलिए ठीक है सोमेंद्र जी, समय हमारे पास कम है, सत्ता नहीं चल रही है। ठीक है सोमेंद्र जी, सुन लीजिए, समय हमारे पास कम है। और ऋषि जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, बिहार में चुनाव होने हैं, अभी थोड़ा समय है और ऐसे में तैयारियां बहुत सी हो सकती थी, अभी बहुत समय है, कर सकते हैं तैयारियां, लेकिन जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा है कि कोरोना से लड़ना चाहिए या विरोधियों से लड़ना चाहिए, पहले जाहिर सी बात है कि क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए दोनों पोलिटिकल पार्टी के नुमाइंदगी मैंने कर रहे हैं। अभी कोरोना से लड़ने का समय है, महासंकट से लड़ने का समय है, मानवता पे खतरा है, इंसानियत पे खतरा है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, जो जेडीयू की नेत्री जो है वो हम पे आरोप लगा रही थी कि ब्लड में अरेंज करवा दूंगी। आपको बताऊं, 8,500 पद डॉक्टरों का खाली है। चलिए 13,000 डॉक्टरों का पद सृजित है बिहार में, जिससे 8,500 डॉक्टरों का पद खाली है। लालू यादव जी के काल से एक बार जब विभाजन बनानी है ना, तो सीधा करने में टाइम लगता है और हमारी सरकार व्यवस्था को सीधा करने में लगी है। जहाँ दीमक लगा हुआ है उसको हटाने में लगी है। बात क्या कर रहे हैं? बिहारियों को बर्बाद मत कीजिए।
ठीक है, चलिए ठीक है अर्चना जी, चलिए ठीक है, जानती है, चलिए ठीक है, जनता सब जानती है। और किसको कितना सबक सिखाना है ये जनता विधानसभा चुनावों में सिखा देगी। फिलहाल हमारे पास समय खत्म हो चुका है और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अर्चना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सोमेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो है सवाल यही उठ रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है और जिस तरीके से घर घर जाने की बात जो है हो रही है और इसको अंजाम भी दिया जा रहा है, ऐसे में कितना सही है? क्या ये समय कोरोना काल से, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने का है या फिर विरोधियों से? तमाम सवाल जरूर उठते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। Graphic Era University, the only university of Uttarakhand to be placed amongst the top 100 universities in the country by National Institutional Ranking Framework (NIRF). Graphic Era University, the only university of Uttarakhand to be placed amongst the top 100 universities in the country by National Institutional Ranking Framework (NIRF). निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। यदि आप मुझे पसंद करोगे तो मैं आपके दिल में रहूंगा, और अगर नापसंद करोगे मैं आपके दिमाग में रहूंगा। व्यक्तियों को कुचलकर वे विचारों को नहीं मार सकते। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता।